नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक लंदन से क्या नई खबर आई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या बड़े फैसले किए हैं। एक बाअसर वज़ीर के मुतल्लिक डेडलाइन की असल कहानी क्या है। सबसे हसास और अहम तरीन CCTV वीडियो में क्या नए और सनसनीखेज इंकशाफात किए गए हैं। इस वीडियो के 3 मरकज़ी किरदार कौन हैं, उनकी शनाख्त किस तरीके से की गई और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने क्या अहम फ़ैसला किया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक लंदन से क्या अहम खबर आई है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किस नौयत के अहम फैसले किए हैं। सबसे पहले आपको एक बहुत बड़े केस में जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं और जो ताज़ा तरीन इंकशाफात किए गए हैं उन इंकशाफात से मुख्तसरन आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस एक्सरसाइज की गई और इस पूरी एक्सरसाइज के बाद एक जो रिपोर्ट तैयार की गई उसमें बड़े ही धमाका खेज किस्म के इंकशाफात हुए हैं और इसी रिपोर्ट में CCTV वीडियो से हासिल होने वाली कुछ बहुत ही मानी खेज किस्म की मालूमात भी थीं और इसी CCTV की वजह से 3 किरदारों को शनाख्त भी किया गया और ये जो इंकशाफात हैं ये 35 से ज़ायद कैमरों से जो CCTV फुटेज ली गई थी उनकी रोशनी में किए गए हैं। अब इन इंकशाफ में बताया क्या गया है, एक तो ये बताया गया है कि दासू में दहशतगर्दी का जो वाक़या हुआ जिसमें 9 चीनी इंजीनियर्स हलाक हो गए थे, इसमें 36 CCTV फुटेजेस यानी 36 कैमरों से ली गई वीडियोस और कोई 1400 किलोमीटर का जो रास्ता है, पूरा जो रूट है, इसका एक तफसीली जायज़ा लिया गया इंटेलिजेंस शवाहिद की रोशनी में। पूरी यहाँ पर एक इंटेलिजेंस एक्सरसाइज की गई और फिर पता ये चला कि जो दहशतगर्दों का नेटवर्क इस पूरे दहशतगर्दी में इन्वॉल्व था उसके एक सरगना का नाम जो है वो मुआविया है और दूसरा है खालिद शेख और ये दोनों दहशतगर्द अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। दासू में जो दहशतगर्दी की गई उस हवाले से जो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया उसके मुतल्लिक भी अब एक सनसनीखेज इंकशाफ ये हुआ है कि इस धमाके में 120 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। इतनी बड़ी ये कार्रवाई थी और पूरे वाक़े में CCTV एविडेंस के मुताबिक कोई 14 किरदार शामिल थे। अब जो हमलावर थे उनका पहला टारगेट कैसे मिस हुआ और उन्होंने दासू का इंतखाब क्यों किया, इसी तहकीकाती रिपोर्ट में ये बताया गया कि हमलावरों का जो पहला टारगेट था वो द्यामिर भाषा डैम की जो साइट है वहाँ थी, वो उनका पहला टारगेट था। लेकिन जब हमलावर अपना वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर सके, उस मंसूबे पर अमल नहीं कर सके, उसके बाद दासू में हमला किया गया और ये एक खुदकुश हमला था। अब ये बताया गया है जो CCTV एविडेंस सामने आए हैं और जहां ये हमला किया गया वहां से खुदकुश हमला आवर के जिस्म के कुछ आज़ा भी मिले हैं और जो धमाके के लिए गाड़ी इस्तेमाल हुई उसके मुतल्लिक बहुत ही तहलका खेज इंकशाफात हुए हैं क्योंकि ये एक ब्लाइंड केस था कि आखिर एक धमाका खेज मवाद से लदी हुई गाड़ी इतनी सेंसिटिव जगह पर, इतनी हसास जगह पर किस तरीके से पहुंच गई। बिल्कुल ये एक अंधा केस नज़र आ रहा था। अब बताया ये गया है इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कि इस हमले के लिए जो गाड़ी इस्तेमाल की गई वो असल में अफ़गानिस्तान से चमन के रास्ते दाखिल हुई, फिर मुख्तलिफ रास्तों से उसको गुजार कर सवात पहुंचाया गया और फिर जो है ये दासू के इलाके में पहुंची। अब जो इन दहशतगर्दों के सहूलतकार थे
उनका नेटवर्क पूरा पाकिस्तान के अंदर मौजूद था, यानी मास्टरमाइंड अफ़गानिस्तान में थे, लेकिन सहूलतकारों का पूरा नेटवर्क पाकिस्तान में मौजूद था। और अब एक अच्छी खबर ये सुनाई गई है कि ये जो पूरा नेटवर्क है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान के साथ अब ऑफिशियली सफारतकारी के तौर पर और सफारती चैनल के ज़रिए ये मामला उठाया गया है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुई है। अब इसमें बहुत अहम बात क्या है? वो बात अहम ये है कि ये जो पूरी रिपोर्ट तैयार की गई, चूँकि ये दहशतगर्दी का हमला पाकिस्तान की सरज़मीन पर हुआ था, तो इसको अनाउंस तो पाकिस्तान की जानिब से एक ब्रीफिंग में किया गया, लेकिन असल में जो चाइनीज़ इन्वेस्टिगेटर आए हुए थे पाकिस्तान और उनकी जो टीम आई हुई थी, उसने भी पाकिस्तान के तहकीकाती इदारों के साथ मिलकर इस पूरे वाक़े की तहकीकात की थी। और चाइनीज़ जो इंटेलिजेंस एहलकार यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी यही कंक्लूड किया कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन रॉ और अफ़गान इंटेलिजेंस की मदद से इस धमाके के लिए इस्तेमाल हुई है। और यूँ ये पूरा जो एक नेटवर्क है वो ना सिर्फ बेनकाब हुआ, बल्कि वहाँ से धमाके के बाद जो मोबाइल्स का डेटा मिला, उस डेटा से भी बिल्कुल एविडेंट है किस तरह से रॉ ने और अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने मिलकर दहशतगर्दी का ये पूरा घिनौना मंसूबा जो है वो प्लान किया था। और इस हवाले से अब एक डोसियर बनाया गया और उस डोसियर को सफारती चैनल से अफ़गानिस्तान की हुकूमत के हवाले भी किया गया है। बहरहाल अब वापस आते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ के मुतल्लिक लंदन से क्या नई खबर आई है, और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि एक अहम वज़ीर के पास सिर्फ 2 माह की डेडलाइन की असल कहानी क्या है। तो पहले तो ये जो वज़ीर साहब हैं, इनके मुतल्लिक ये इतलात सामने आना शुरू हुई कि ये तो बड़े अहम वज़ीर थे, लेकिन ये अचानक मंजर आम से गायब हो गए हैं। क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इनसे नाराज़ हो गए हैं, या क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इनकी कोई परफॉर्मेंस से खुश नहीं है? और आखिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिस तरीके से इनको लेकर आए थे, तो इनके मंजर आम से गायब होने की वजह क्या है? बहुत सी स्पेकुलेशंस की गई, लेकिन हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने ये बताया कि असल में ये जो वज़ीर है, इनको पहले कोरोना हो गया था, ये कोविड का शिकार हुए थे, और ज़ाहिर है कि इनको रिकवरी में तकरीबन 3 हफ्ते लगे। उसके बाद इनके साथ सेहत का एक और मसला हो गया और इनको दिल की एक बीमारी भी लाहक है। और इनको जब दिल की तकलीफ़ बढ़ी और इन्होंने उसकी तशख़ीस करवाई, जब ट्रीटमेंट करवाया, तो पता चला कि इनके दिल के कुछ वाल्व बंद थे और इनको एक स्टंट भी पड़ा है। इस वजह से ये तकरीबन 1 महीना तक गायब रहे और बहुत सी स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि पता नहीं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इनसे कोई नाराज़गी का इजहार तो नहीं किया। अब इनके पास जो 2 माह की डेडलाइन है, उससे आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि ये जिन वज़ीर का हमने आपसे जिक्र किया, ये हैं वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन। और अदालती फ़ैसलों के मुताबिक किसी भी ऐसी शख्सियत को जो नॉन इलेक्टेड हो, जो कि पार्लियामेंट की मेंबर ना हो, उसको अगर आप वज़ीर बनाते हैं या मुशीर बनाते हैं, ख़ास तौर पर ये जो हाई कोर्ट का फ़ैसला आया था, उसके तनाजुर में अगर आप उसको वज़ीर बनाते हैं, तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको उस शख्स को रुकने पार्लियामेंट मुंतखब करवाना होता है। या तो आप उसको कौमी असम्बली से मुंतखब करवाएं या आप उसको सेनेट से मुंतखब कराएं। अब शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना बनाए हुए तकरीबन 4 माह गुजर चुके हैं और उनके पास सिर्फ 2 माह बाकी हैं बतौर वज़ीर ख़जाना। और इन 2 माह में फ़ैसला करना है कि क्या उनको सेनेटर बनाना है या नहीं। अब जो शौकत तरीन के करीबी ज़राए हैं, उनका ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह फ़ैसला किया है कि शौकत तरीन को सेनेटर के तौर पर मुंतखब करवाया जाएगा, ताकि वो वज़ीर ख़जाना के तौर पर अपनी जो एक उनकी जॉब है, जिस ओहदे पर वो मौजूद हैं, वो कंटिन्यू कर सकें। और इस हवाले से 2 ऑप्शंस जो हैं वो सामने रखे गए हैं। इनमें एक ऑप्शन तो ये है कि इसहाक डार, जो कि इस वक्त पाकिस्तान से फ़रार हुए हैं, उनके ऊपर करप्शन के संगीन केसेस थे, और एक ऐसे वक्त में जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून को इसहाक डार के वोट की ज़रूरत भी थी, लेकिन इसहाक डार वोट डालने के लिए पाकिस्तान नहीं आए, ज़ाहिर है उन्होंने नहीं आना था।
तो अब जो नया बिल है उसके तहत हुकूमत ये भी प्लान कर रही है कि सेनेटर इसहाक डार की सेनेटरशिप को ख़त्म करके पंजाब से शौकत तरीन को सेनेटर मुंतखब करवाया जाए, क्योंकि इसहाक डार जो हैं वो पंजाब से सेनेटर बने थे। दूसरा ऑप्शन ये भी देखा जा रहा है कि क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है कि केपी से मुंतखब करवाया जाए शौकत तरीन को सेनेटर, लेकिन केपी से उनको दोबारा से मुंतखब करवाना एक ऐसी सूरत हाल में जब वहाँ पे हाल ही में सेनेट के इलेक्शन हुए हैं और तमाम जो सीट्स थी उनमें से कोई भी वेकेंट नहीं है, तो ज़्यादा चांस यही है कि उनको पंजाब से ही मुंतखब करवाने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल अब वापस आते हैं कि मियां नवाज शरीफ का मामला क्या है और लंदन से उनके मुतल्लिक क्या नई खबर आई है, और साथ ही आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की 2-3 अहम मुलाकातों से भी मुख्तसरन आगाह करते हैं। तो इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल में जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका का विड्रॉल हो रहा है, तालिबान की पेशकदमी बड़ी तेज़ी से जारी है, तो जो अमेरिका है और आलमी इस्टेब्लिशमेंट वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाना चाहती है, पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत पर भी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान पर भी। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने तो बड़ा एक रियासती मफाद को मुकद्दम रखते हुए बड़ा ज़बरदस्त जो है वो इससे पहले फ़ैसले लिए कि पाकिस्तान अमेरिका को बिल्कुल कोई फ़ज़ाई अड्डे भी नहीं देगा और बिल्कुल इस मामले में न्यूट्रल रहेगा अफ़गानिस्तान वाले मामले पर। इसी पूरी सूरत हाल में यूरोप के जो 4 अहम मुल्क हैं उनके सफ़ीरों ने जनरल बाजवा से बड़ी अहम मुलाकात की। इनमें जर्मनी के सफ़ीर शामिल थे, फ्रांस के सफ़ीर शामिल थे, इटली के सफ़ीर शामिल थे और हॉलैंड के सफ़ीर भी शामिल थे। और यूरोप जो है इस वक्त उसको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर, और यहाँ तक कह चुके हैं कि अगर अफ़गान तालिबान ने काबुल पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया तो उनकी हर किस्म की इमदाद जो है अफ़गानिस्तान के लिए रोक दी जाएगी। अब जनरल बाजवा से जब उनकी मुलाकात हुई तो जनरल बाजवा ने 2 टोक अल्फाज में वाज़े किया कि पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं है और पाकिस्तान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि ये जो पूरा मामला है ये पीसफुली सेटल हो जाए। अब अगर अफ़गानिस्तान की हुकूमत वहाँ पे नाकाम हो रही है तो इसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पर नहीं डाली जा सकती। बहरहाल अब बात करते हैं मियां नवाज शरीफ के मामले पर। तो मियां नवाज शरीफ का जो मामला है लंदन में, यानी जब से उनके वीज़े में तोसी की दरख्वास्त रद्द हुई है उसके बाद से लंदन में ख़ासी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनमें से ज़्यादातर एक्टिविटीज़ कैमरों के पीछे हो रही हैं। यानी इससे पहले तो ये होता था कि मियां नवाज शरीफ मीडिया के साथ बातचीत भी करते थे, वहाँ जो पाकिस्तानी सहाफ़ी मौजूद होते थे उनके साथ वो जब भी अपनी रिहाइशगाह से बाहर निकलते थे या वापस आते थे तो उनके साथ बात भी करते थे, उनके सवालों के जवाबात भी दे देते थे। लेकिन अब जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो ज़्यादातर कैमरों के पीछे हो रही हैं। अब एक ऐसी सूरत हाल में जब मियां नवाज शरीफ को कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर करने थे कि यानी अगर वो बरतानिया से बेदखल होते हैं, अगर होम ऑफिस से उनकी अपील रिजेक्ट होती है और फिर अदालत से भी रिजेक्ट होती है तो उनको ये ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने थे कि वो कहाँ जा सकते हैं, किस मुल्क में जाकर वो क़याम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब और कतर की ऑप्शन जो थी, इन 2 ऑप्शंस पर गौर किया गया था। बाद में ये कहा गया कि अमेरिका उनके लिए सबसे महफूज मंजिल हो सकती है। उसके बाद एक डेवलपमेंट ये हुई कि मियां नवाज शरीफ के जो वकला हैं और उनकी जो कानूनी टीम है उन्होंने कहा कि आप एक सियासी पनाह की दरख्वास्त भी तैयार करवाएं, क्योंकि अगर अदालत से आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा और आपको पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा। तो इस पूरी सूरत हाल में सियासी पनाह की दरख्वास्त जो है वो तैयार भी हो गई है। और अब नई खबर ये है कि ये जो सियासी पनाह की दरख्वास्त है ये हुसैन नवाज़ और मियां नवाज शरीफ से शेयर भी कर दी गई है। यानी इसकी जो कॉपीज़ हैं वो मियां नवाज शरीफ और हुसैन नवाज़ के पास पहुंचा भी दी गई हैं। और अगर होम ऑफिस से अपील मियां नवाज शरीफ की रिजेक्ट होती है, अदालत से भी उनकी अपील रिजेक्ट होती है, तो फिर फौरी तौर पर ये जो सियासी पनाह की अपील है ये दायर कर दी जाएगी शरीफ फैमिली की जानिब से। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की एक अहम मुलाकात हुई है चीनी सफ़ीर से, और ये जो दासू तहकीकात के हवाले से जिसमें रॉ का पता चला है और अफ़गान जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का पता चला है कि ये उनका गठजोड़ था, उस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम मुलाकात थी। और इस मुलाकात में एक मेकनिज़म के ऊपर इत्तफ़ाक़ किया गया
चीनी साइड के और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान चीनी सफ़ीर और उनकी टीम मौजूद थी और उस मैकेनिज़्म के तहत फ़ैसला ये किया गया कि ये जो सारी साजिशें हो रही हैं, इन साजिशों के बावजूद सी पैक के मंसूबों पर काम की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक नया मैकेनिज़्म जो है वो तैयार कर लिया गया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।